तो आपने देखा रेस्क्यू ऑपरेशन कहां तक पहुंचा है, कैसे आगे बढ़ रहा है, ये हमने आपको बताने की कोशिश की। जहां पर हो रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन उसका मैप हमें दिखा रहे थे विपिन चौबे के साथ मौजूद अधिकारी। लेकिन हम आपको बताते हैं कि क्या अहमियत रखते हैं अगले 12 घंटे। टनल में अगले 12 घंटे बहुत ज्यादा अहमियत रखते हैं। राहत की खबर यह है कि 120 मीटर अंदर तक पहुंच चुकी है टीम और सिर्फ 60 मीटर और जाना बाकी है। जो हमने अभी आपको एक मैप के जरिए भी वहां पर दिखाया, जो अधिकारी मंजूनाथ मौजूद थे उन्होंने बताया कि कहां तक पहुंच चुके हैं। 120 मीटर तक पहुंच चुके हैं, 60 मीटर और जाना है। अंदर से बाहर आने में समय लग रहा है क्योंकि एक ही गाड़ी एक समय में अंदर जा सकती है, क्योंकि बहुत ज्यादा मलबा था उसे हटाया गया है। लेकिन उसके बावजूद इतना रास्ता नहीं बना है कि वहां पर 2 गाड़ियां जा सकें। एक ही गाड़ी अंदर जाती है फिर वो बाहर आती है। टनल में चल रहे पूरे ऑपरेशन के लिए अगले 12 घंटे बहुत ज्यादा अहमियत रखते हैं। टनल में जहां पर लोगों के भागकर छिपने की उम्मीद है उसी जगह तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है, उसी जगह पहुंचने की कोशिश जारी है कि वहां तक पहुंचा जाए, क्योंकि ऐसी उम्मीद जाहिर की जा रही है कि वो बचाव के लिए भागकर जो साइड में टनल बन रही है वहां तक गए होंगे वो मजदूर जो वहां काम कर रहे थे। एनटीपीसी ने अंदर काम कर रहे लोगों के लिए किसी भी तरह के सायरन या अलार्म की व्यवस्था नहीं थी। ये बड़ी जानकारी मिल रही है कि किसी भी तरह के अलार्म या सायरन की व्यवस्था वहां पर नहीं थी ताकि उनको जानकारी मिल सके जो अंदर काम कर रहे थे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, लेकिन 3 जगहों से पानी, मिट्टी और कीचड़ टनल के अंदर गया है, ये जानकारी है। 2 अलग अलग जगहों पर लोगों के फंसे होने की आशंका है, ऐसी जानकारी मिल रही है कि 2 जगह हो सकते हैं लोग। अभी तक 120 मीटर अंदर तक पहुंच चुका है राहत दल और अभी बचाव कर्मियों को 60 मीटर और अंदर तक जाना है। जल्द ही 34 लोगों तक पहुंच सकती है राहत में जुटी हुई टीम और ये बड़ी खबर है, ये बड़ी जानकारी है कि जल्द ही पहुंच सकते हैं वहां तक वो तमाम लोग जो राहत और बचाव के काम में जुटे हुए हैं। हमारे साथ उमाकांत जी भी बने हुए हैं। उमाकांत जी, हम लगातार देख रहे हैं कि राहत और बचाव का काम तेजी से चल रहा है, लेकिन अब और भी जानकारियां निकलकर सामने आ रही हैं कि सायरन का बंदोबस्त नहीं था ताकि लोगों को जो अंदर काम कर रहे थे उन्हें इसके बारे में जानकारी दी जा सके। अब ये तमाम चर्चाएं हो रही हैं कि कैसे संतुलन बनाया जाए विकास में भी, पर्यावरण के संरक्षण में भी। देखिए, जो चीजें सामने आ रही है पिछले 48 घंटे से, आपके स्टूडियो में भी हमने इस मुद्दे पर शुरुआत में चर्चा की थी 2 दिन पहले। हालत ये है कि देखिए, ये तो जो ऑपरेशन है, जो वहां रिलीफ दी जा रही है टनल्स के अंदर, एक तो बात बहुत साफ हो रही है कि कोई कम्युनिकेशन, कोई डिजास्टर होने की सूरत में कोई जो टनल के अंदर फंसे हैं जो लोग, उनके और बाहरी दुनिया के बीच में कम्युनिकेशन के बारे में सोचा नहीं किया है। तो ये बड़ा फॉल्ट है, टेक्निकल जिसको कहते हैं सेफ्टी फॉल्ट है। ये जो परियोजना बनाने वालों का है कि उन्होंने ये कल्पना नहीं की थी और इस तरह की चीज़ों में, जिस तरह के डिफिकल्ट टेरेन में ये परियोजना पर काम चल रहा था और दिन रात काम चल रहा था और इनको लग रहा है कि एक लक्ष्य पूरा करने की बहुत जल्दीबाजी थी कि ये लक्ष्य जल्दी से जल्दी पूरा करना है। तो एक तो ये मुद्दा है। दूसरा मुद्दा ये है कि जो सेफ्टी एक टनल के भीतर और टनल के बाहर की जो सेफ्टीज है, उन सेफ्टीज के बारे में भी पर्याप्त ढंग से नहीं सोचा गया कि किस तरह से वहां पर अगर कोई घटनाक्रम घट गया तो वहां कैसे रिलीफ होगी, कैसे लोगों को राहत पहुंचाई जाएगी। और कोई देखिए कि जैसे वहाँ उनके पास सायरन की व्यवस्था होती है। हर एक टनल में ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि सायरन की भीतर से सायरन बजाया जाता है। ऐसा लगता है कि भीतर से कोई भी ऐसी सिस्टम नहीं था कि वो सायरन बजा करके अपनी लोकेशन के बारे में, अपने बारे में, और जैसे 48 घंटे बहुत महत्वपूर्ण होते हैं हादसे के बाद, क्योंकि उनके पास जो भीतर जो वर्कर है उनके पास ऑक्सीजन जो था, ऑक्सीजन का जो स्तर है, जो उनकी जो भंडार है, वो लगातार कम हो जा रहा है। तो आने वाले कुछ घंटों तक ही उनके पास लाइफ बची हुई है। अगर तत्काल कोई कदम नहीं पहुंचा, तत्काल कोई राहत नहीं पहुंची, तो जो भीतर इसकी भी जांच होनी चाहिए और इसकी भी जांच होनी चाहिए कि क्या बंदोबस्त थे, किन मापदंडों का पालन नहीं किया गया। और जी, और एक और महत्वपूर्ण बात है इस पूरे क्षेत्र के लिए कि देखिए, ये तात्कालिक और दूरगामी एक चुनौती पैदा हो गई है। उस क्षेत्र में, उस अंचल में जो लोग रह रहे हैं, उनके पास आजीविका का कोई साधन नहीं है। उनकी जो खेती बाड़ी, गांव और उनके जो पशुधन है, उसके अलावा उनके पास कोई जिंदा रहने का कोई आधार नहीं है। और पुल जो आने जाने का जो पुल था वो भी तबाह हो चुका है। तो उनके जो आवागमन
तो उनकी जिंदगी पर एक दूरगामी असर पड़ा है, बहुत खतरनाक असर पड़ा है। उनके बच्चे मतलब दूर तक प्लानिंग करनी पड़ेगी सरकार को भी मदद, सिर्फ फौरी मदद नहीं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर, फौरी मदद नहीं, आगे तक मदद देनी होगी क्योंकि बहुत प्रभावित होगा ये पूरा इलाका। लेकिन साथ ही ये बड़ी चुनौती है, जो बड़ी चुनौती लगातार हमेशा ही बनी रहती है कि आप विकास कितनी तेजी से करेंगे और पर्यावरण का संरक्षण भी कैसे साथ साथ हो, लोगों को आजीविका भी मिले लेकिन उनके जीवन पर भी कोई खतरा ना बने। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।